Hello students, this is lecture number 3 on sequence and series। इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एपी के ऊपर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ये पूरा लेक्चर केवल और केवल प्रॉब्लम्स पे है, जो प्रॉपर्टीज हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस की। हालांकि हमने वहां पर 3-4 क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, बट वो उतने सफिशिएंट नहीं है कि केवल 3-4 क्वेश्चन करने से हमारा वो टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए हमने इसके ऊपर एक लेक्चर और बना लिया कि भाई 10-12 प्रॉब्लम्स इसमें कम से कम डिस्कस कर सके। तो 3 एग्जाम्पल हमने वहां पर लिए थे, अब ये एग्जाम्पल 4 है, तो ये उसी लेक्चर का कंटिन्यूएशन में है। ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 20 प्लस 19 एंड 1/3 प्लस 18 एंड 2/3 प्लस डॉट डॉट अप टू मस्ट बी टेकन so that their sum is 300, explain the region of the double answer। ये एपी है, आप इसको इजीली चेक कर लेंगे। बोला गया कि इसके कितने टर्म्स का सम 300 होगा। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द डबल आंसर का मतलब क्या है कि एन की 2 वैल्यू आएंगी, तो 2 आंसर क्यों आ रहे हैं उसका आंसर रीजन जानना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो देखो, फर्स्ट टर्म जो है ए 20 है, डी हमने फाइंड कर लिया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके -2/3 आया। एन हमें फाइंड आउट करना है और एस एन हमें 300 गिवन है। हमने फॉर्मूला लगाया एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे पास n में ये क्वाड्रेटिक बन गई, n स्क्वायर माइनस 61 n प्लस 900। तो 25 और 36 इसके फैक्टर हो रहे हैं। ठीक है, तो n की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 25 और एक 36। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया, पहले तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि भाई अगर आप इस एपी के 25 टर्म्स का सम निकालते हो, फर्स्ट 25 टर्म्स का, तो भी सम 300 आएगा, और अगर आप पहले 36 टर्म्स का सम निकालते हो तो भी सम 300 आएगा। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा गया कि ये डबल आंसर का रीजन क्या है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने ये T1 से लेके T36 तक पूरे सारे 36 टर्म्स लिखी। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आप यहां से लेके यहां तक का सम निकालते हो, यानी कि T1 से T25, तो भी सम 300 है, और अब T1 से लेके T36 तक का सम निकालते हो तो भी सम 300 है। तो इसका रीजन ये है बेटा, देखो ये जो है ना टोटल ये टर्म्स है T26 से लेके T36 तक, टोटल 11 टर्म्स है ये। और D जो है उसका नेगेटिव आया था, मतलब क्या हो रहा है, वैल्यू घटती हुई जा रही है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि वैल्यू 0 हो जाएगी और उसके बाद में नेगेटिव आंसर हो जाएंगे। तो ये जो 11 टर्म्स है ना, ये 11 टर्म्स, इन 11 टर्म्स का सम आप निकाल सकते हो, तो वो सम 0 आ रहा है। ये 11 टर्म्स का सम 0 आ रहा है। अब आप सोच रहे हो इसका सम हम कैसे निकालेंगे। देखो, आपने इतना ये पार्ट छोड़ दो और T26 से लेके T36 तक, ये T26, T27, T28 से लेके T36 तक का जो सम है ये एपी ही है अभी भी। तो इस बार आप फर्स्ट टर्म T26 मानना, और कॉमन डिफरेंस तो यही है -2/3, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है 11, तो जब आप इसका सम फाइंड करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो चूंकि ये सम में आगे के सम जो है ना, ये 11 टर्म्स का सम 0 आ रहा है, तो ये कारण है कि 25 टर्म का सम भी 300 आ रहा है और 36 टर्म का सम भी टोटल 300 आ रहा है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Next example, the sum of n terms of two APs are in the ratio of 7n plus 1 is to 4n plus 27. Find the ratio of their 11th terms। दो AP दे रखी हैं, तो जो फर्स्ट AP है उसका फर्स्ट टर्म A1 मान लो, कॉमन डिफरेंस D1 मान लिया, है ना। जो सेकेंड AP है उसका फर्स्ट टर्म A2 मान लिया या A' मान लो, और कॉमन डिफरेंस D' मान लिया। मतलब दो AP है वही, है ना, अलग अलग। तो फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म आप ए मान लो, कॉमन डिफरेंस D1, या डी मान लो, कॉमन डिफरेंस D, और जो दूसरी एपी है उसका फर्स्ट टर्म A', कॉमन डिफरेंस D'। उन दोनों एपी के n टर्म्स का जो सम होता है उनका रेशियो गिवन है। तो पहली जो एपी है इसका n टर्म्स का सम क्या हुआ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फर्स्ट एपी का सम ऑफ n टर्म्स हो गया। और दूसरी एपी का सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, n/2 2
2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। ये सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म a डैश था, कॉमन डिफरेंस d डैश था। तो सेकेंड एपी का सम ऑफ n टर्म्स n बाई 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो रेशियो है वो है 7n प्लस 1 इज टू 4n प्लस 27। ये हमें गिवन है। देखो n बाई 2 से ये n बाई 2 कैंसिल हो गया। मुझे चाहिए क्या, 11th टर्म्स का रेशियो। फर्स्ट एपी का भी 11वां टर्म और सेकेंड एपी का भी 11वां टर्म, यानी कि फर्स्ट एपी का 11th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 10d, और सेकेंड एपी का 11th टर्म होगा a डैश प्लस 10d डैश। वो रेशियो चाहिए मुझे। तो भाई इसके लिए मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो a प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 a डैश a डैश प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी डैश इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। इसे फर्स्ट मान लो। लेफ्ट साइड को मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड किया। अब जो चाहिए उसके हिसाब से ये n माइनस 1 बाई 2 10 होना चाहिए दोनों जगह, क्योंकि a प्लस 10d पहली एपी का 11th टर्म हो जाएगा और a डैश प्लस 10d डैश सेकेंड एपी का 11th टर्म हो जाएगा। सो पुट n minus 1 by 2 equal to 10. It means n is equal to 21. So a plus 10d upon a dash plus in equation 1 a dash plus 10d dash is equal to, देखो n की जगह 21 रख रहे हैं तो यहां पर 7 into 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 और 40 और 1 ऐड कर देंगे तो 148 हो जाएगा ये अपॉन ये 84 प्लस 27। 84 और 27 को ऐड कर लिया, 7 और 4 11, 8 और 2 11, 111। ठीक है, ये हो गया। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये a प्लस 10d ये क्या है, ये पहली एपी का 11th टर्म है, और जो राइट साइड में a डैश प्लस 10d डैश है ये सेकेंड एपी का 11th टर्म है। देखो किसी से कट भी रहेंगे, कैंसिल आउट होता है कि किसी से तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है 37 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 बार और ये 3 बार, तो 4/3 यही रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मतलब सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर जेईई मेन में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जब आप जेईई मेन के प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करोगे तो आप देखोगे आपके सामने इसी सेम कंसेप्ट पे 2-3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 6। In an AP, if SP equal to Q and SQ equal to P, then show that S of P plus Q, SP plus Q equal to minus P plus Q। मतलब P टर्म्स का सम Q दिया गया है AP की और Q टर्म्स का सम P दिया गया है, और प्रूफ करना है कि भाई P plus Q टर्म्स का सम माइनस ऑफ P plus Q होगा। ठीक है, तो हमने ऐसे मान लिया कि भाई AP का फर्स्ट टर्म स्मॉल a और कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है। तो SP इक्वल टू Q, SP इक्वल टू Q, इसका सिंपली मतलब हो गया P बाई 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q। ये P बाई 2 ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2Q बाई P। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है भाई, SQ इक्वल टू P है तो Q बाई 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू P इम्प्लाई ये Q बाई 2 बदलेगा तो 2a प्लस
q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2p बाई क्यू। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। तो अभी तक जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे उसमें और इसमें एक अंतर है, एक एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में अंतर है। वो अंतर समझाने के हिसाब से ही मैंने ये प्रॉब्लम उठाई है। देखो अभी हम इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करके, या जो हम अभी तक करते हैं कि a और d की वैल्यू फाइंड करनी है, तब हम sp प्लस q फाइंड कर पाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दोनों इक्वेशन पूरी तरीके से सोल्व नहीं करनी। देखो आप केवल d की वैल्यू निकालना है, यहां से सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस माइनस, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल 2 कॉमन आएगा, q बाई पी माइनस पी बाई क्यू। सिंप्लीफाई करो इसको तो 2 ये हो गया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी क्यू इक्वल टू 2। देखो ये जो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, इसमें से माइनस कॉमन लेके आप इसे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिख सकते हो। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ऐसे लिख लिया, और ये डिनोमिनेटर में जो पी क्यू है वो ऐड कीजिए। अब ये जो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, इसे आप पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू लिख सकते हो। तो माइनस 2 पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। ये किसकी वैल्यू है? p माइनस क्यू इंटू डी की वैल्यू है। p माइनस क्यू से p माइनस क्यू दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ गई? d इक्वल टू माइनस 2 इंटू पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। ये d की वैल्यू आ गई। अब बच्चों के मन में ये चल होगा कि d की वैल्यू उठाकर 1 में या 2 में पुट करेंगे तो a निकालेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, आपको चाहिए क्या? sp प्लस क्यू। तो sp प्लस क्यू बाई डेफिनेशन ये जाएगा p प्लस क्यू बाई 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। लिख सकते हैं ऐसा, ये तो फॉर्मूला लगाया हमने। Sn का फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो p प्लस क्यू बाई 2। अच्छा अब देखो इसको ध्यान से देखना भाई, 2a प्लस मैंने क्या किया, क्यू डी अलग कर लिया, ये p माइनस 1 इंटू डी ऐसे ही कर लिया। तो p माइनस 1 इंटू डी ऐसे कर लिया, अलग कर दिया, और जो क्यू डी है वो अलग कर दिया ऐसे। तो p प्लस क्यू बाई 2। अब आप देखो ये जो 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी है, 2a प्लस p माइनस इंटू डी, 2q बाई p है, सीधा सीधा यूज कर लो इक्वेशन 1 से। तो इसकी वैल्यू 2q बाई p ये यूज कर लिया, प्लस q और d की वैल्यू ये थी, तो कितना हो जाएगा? माइनस 2q इंटू p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। ये q से ये q भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2q बाई पी है, लेकिन माइनस का 2q बाई पी ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 2p बाई पी माइनस का 2 बचेगा, यानी कि p प्लस क्यू बाई 2 ये तो बाहर ऐसे कैसे ही, और ये ब्रैकेट में केवल माइनस 2 रहेगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का p प्लस क्यू। ये हमें प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि कभी कभी अगर थोड़ा सा ओपन माइंड से स्मार्टली सोच लो थोड़ा सा, है ना, तो आपको कैलकुलेशन से अपने आप को कैलकुलेशन से बचा सकते हो। ज्यादा कैलकुलेशन से, मतलब कैलकुलेशन तो इस पूरे चैप्टर में करनी पड़ती है, बट थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच यूज करके आप जो है वो कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पर केवल डी फाइंड कर लिया, ए नहीं फाइंड किया, सीधा सीधा इसको यूज कर लिया, तो ये अगर आप ए यहाँ से फाइंड करते फिर फॉर्मूला लगाते तो लेंथी क्वेश्चन हो सकता था, है ना, हो ही जाता। आप देख सकते हो कैलकुलेशन बड़ी हो जाती। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द नेचर एंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस व्हिच सम टू n टर्म्स इज 5n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी भी सीक्वेंस का सम ऑफ n टर्म्स
एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो n में विदाउट कांस्टेंट टर्म, तो वो गारंटीड एपी होती है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 4 ऐड किया गया है, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हेयर Sn is equal to 5n square plus 2n plus 4। Tn क्या होता है? Tn होता है किसी भी सीक्वेंस के लिए, वो होता है Sn माइनस वन। अभी आपको सेकंड लेक्चर में बताया मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में। तो जब हम Sn माइनस वन करेंगे तो 5n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4, ये तो Sn है, माइनस Sn माइनस वन का मतलब क्या है? जहां भी n आया वहां पर n माइनस वन रख देंगे, तो 5n माइनस वन का स्क्वायर प्लस 2n माइनस वन प्लस 4, तो ये 4 से तो 4 कैंसिल हो गया। 5 पहली टर्म देखो, n स्क्वायर माइनस n माइनस वन का स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया, n माइनस वन। 5 देखो माइनस का 2n प्लस 2n हो गया, तो 2n माइनस वन बचेगा यहां पर खाली, और प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो 10n प्लस 3, ये फाइनली Tn nth टर्म मिल गया, विच इज ए लीनियर एक्सप्रेशन इन n, लीनियर एक्सप्रेशन इन n। तो इसका मतलब क्या हुआ? एपी है, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 10 होगा आंसर। तो यही पूछा था कि इसके नेचर बताओ और nth टर्म बताओ, तो nth टर्म भी पता लग गया। अगर आपको ये याद ना रहे कि भाई Tn आ गया, लीनियर एक्सप्रेशन है, तो आप T1 T2 T3 निकाल के देख लो, और T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस T3 वैल्यू सेम आएगी, तो भी पता लग जाएगा कि एपी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एग्जांपल है, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी रिसेंटली 2017-18 में भी आईआईटी में इसके ऊपर बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन भी मैं इस क्वेश्चन के जस्ट बाद आपको होमवर्क में दूंगा, है ना, लिख के बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल बिटवीन टू एपीज, दो एपी दे रखी है और ये पूछा गया है कि इनमें कितनी टर्म्स आइडेंटिकल हैं। पहली एपी है 2 4 6 8 अप टू 100 टर्म्स, और दूसरी एपी है 3 6 9 अप टू 80 टर्म्स। ओके, तो आप ये देखो कि अगर हम बाय ऑब्जर्वेशन देखें तो पहली जो कॉमन टर्म है वो 6 है, सही है, क्योंकि ये तो 2 के मल्टीपल चल रहे हैं, ये 3 के मल्टीपल चल रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगी टर्म को आइडेंटिकल, वो 12 आएगी, फिर 18 आएगी, है कि नहीं। तो सीरीज ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स इज 6 12 18, ये सीरीज है। अगर इन दोनों में हम आइडेंटिकल टर्म्स को देखें, लेट आर टर्म्स, मान लो कि इस सीरीज में आर टर्म्स हैं क्योंकि हमें नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स बतानी है, तो लेट आर टर्म्स बी आइडेंटिकल। तो rth टर्म ऑफ द सीरीज क्या होगा? rth टर्म ऑफ द सीरीज इज 6r, क्योंकि 6 इंटू 1 है, 6 इंटू 2 है, 6 इंटू 3 है, तो 6 इंटू r हो जाएगा rth टर्म, ठीक है। अच्छा, ये जो rth टर्म है इसका, अब इसमें देखो, आप इसमें जो 2 4 6 8 वाली सीरीज है 100 टर्म्स है, इसका मतलब इसकी लास्ट टर्म की जो वैल्यू है वो 200 है, और इसकी लास्ट टर्म की जो वैल्यू है, क्योंकि इसमें 80 टर्म्स हैं, तो इसकी लास्ट टर्म की वैल्यू 240 होगी, है ना। तो किसी भी स्थिति में जो 6r है, 6r वो लेस देन और इक्वल टू 200 होगा। भाई इसमें जो लास्ट वैल्यू है वो 200 है, और इसमें जो लास्ट वैल्यू है वो 240 है। हमें तो कॉमन वैल्यू देखनी है, तो जो कॉमन वैल्यूज होंगी वो तो ज्यादा से ज्यादा 200 पे जाकर रुक सकती हैं, उससे आगे जा ही नहीं सकती ना, क्योंकि ये तो 200 पे स्टॉप हो जाएगी। इसलिए जो rth टर्म है इस आइडेंटिकल टर्म्स वाली सीरीज का 6r, वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 200 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि r की जो वैल्यू है वो लेस देन 200/6, मतलब 100/3। तो r इज लेस देन इक्वल टू
33 एंड 1/3 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स कितने हुए, आर इक्वल टू 33 टर्म्स आइडेंटिकल होंगे इन दोनों एपीज में। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए। एग्जाम्पल 9, ये 2018 जेईई एडवांस में पूछा गया था और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया। एग्जाम्पल 8, यहाँ पर x be the set consisting of the first 2018 terms of this AP 1611, यानी कि इस एपी में 2018 टर्म्स हैं। एक दूसरी एपी है 91623, इसमें भी 2018 टर्म्स हैं। तो पूछा है कि nx यूनियन y में कितना होगा, nx यूनियन y। तो आपने देखो सेट थ्योरम पढ़ा होगा, nx यूनियन y क्या होता है, nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। ये आपने सबने पढ़ा होगा फॉर्मूला। nx कितना है, x be the set consisting of the first 2018 terms of this AP, इस एपी की पहली जो 2018 टर्म्स हैं उनका सेट x है। यानी कि इसका मतलब ये होगा सीधा सीधा कि इसमें 2018 टर्म पूरी है, ऐसी y में भी 2018 टर्म पूरी है, माइनस मेन है ये क्वेश्चन मार्क है कि इन दोनों में आइडेंटिकल टर्म्स कितने, कॉमन टर्म्स कितने हैं, तो वो यहां पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ये है आपका असाइनमेंट जो आपने अभी पिछले क्वेश्चन में किया ना, समझा, बिल्कुल वैसे के वैसे ही। तो इन दोनों में कितने आइडेंटिकल टर्म्स हैं वो x इंटरसेक्शन y में आएंगे, वो यहां पर आप लिखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बताएंगे। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं कि आंसर इसका क्या आएगा। फाइनल आंसर इसका आएगा 3748, सिंप्लीफाई करके 3748। लेकिन आपको इसमें ये वाला पार्ट सोल्व करना है। ऐसे तो आप अंदाजा भी लगा सकते थे कि कितना आएगा यहाँ पर, वैसे नहीं करना है ना, ये आपको सोल्व करना है। ये असाइनमेंट रहा आपका और आप इसका सॉल्यूशन मुझे याद से भेजेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जांपल 10, if s1 s2 s3 dot dot up to sp are the sum of n terms of p arithmetic progressions whose first terms are 1 2 3 dot dot up to p and whose common difference are 1 3 5 7 dot dot, prove that s1 plus s2 plus s3 plus up to sp equal to np by 2 into np plus 1। देखो इस क्वेश्चन में हमें psp दे रखी है। psp में तो जैसे बोले 2 एपी हैं, 2 जीपी हैं, ऐसा तो 2 एपी 3 एपी 4 एपी, ऐसा पी एपी हमें रखी, पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो पहली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म 1 लेना है और उसका कॉमन डिफरेंस भी 1 लेना है। जो दूसरी एपी है उसका फर्स्ट टर्म 2 लेना है और कॉमन डिफरेंस 3 लेना है। S1 क्या है, S1 पहली एपी का सम ऑफ n टर्म्स है, S2 दूसरी एपी का सम ऑफ n टर्म्स है, S3 तीसरी एपी का सम ऑफ n टर्म्स है, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया भाई, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट डॉट प्लस SP तक। S1 क्या है, पहली एपी का सम ऑफ n टर्म्स, तो n बाई 2 एक पहली एपी का जो a है वो 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू d क्या है, d भी 1 है। देख लो पहली एपी का फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, प्लस S2 क्या है, दूसरी एपी का सम ऑफ n टर्म्स, तो n बाई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d जो है वो 3 है दूसरी एपी का, प्लस n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 5, ये तीसरी एपी का सम ऑफ n टर्म्स हो गया, प्लस और ये कार्यक्रम कहां तक चला, जो पीएथ एपी आ गई, जो एसपी है वो पीएथ एपी जो है उसके n टर्म्स का सम है, तो n बाई 2a की वैल्यू यहां पर p हो जाएगी, प्लस n माइनस 1 इंटू d हो जाएगा इसका 2p माइनस 1, क्योंकि 1 3 5 7 का जो pth टर्म आएगा वो 2p माइनस 1 होगा। अब आप जब इसको ऐड करो, देखो बहुत ध्यान से देखो, अब पहले टर्म में देखो n बाई 2 n बाई 2 n बाई 2 और 2 सभी में कॉमन आ रहा है, तो n बाई 2 इंटू 2 सब में कॉमन लिया, तो यहां से बचेगा 1, नेक्स्ट टर्म में होगा 2, नेक्स्ट में होगा 3 और लास्ट में होगा p, यहां तक p हो जाएगा, प्लस सेकंड टर्म को देखो n बाई 2 तो पहले से था, n माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो
n-1 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 3, नेक्स्ट में 5 और लास्ट में 2p-1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, n इंटू ये पहले p फर्स्ट p नेचुरल नंबर्स हैं और मैंने आपको प्रूफ कराया था नोट में, देखो लेक्चर 1 में, p इंटू p प्लस 1/2 इसका सम होता है, या आप AP वाला भी फॉर्मूला लगा सकते थे। n इंटू n-1/2 ये जो है 135, ये क्या होता है p स्क्वायर, तो p स्क्वायर हो गया। तो n/2 कॉमन आ गया, n/2 कॉमन आ गया, बल्कि np/2 कॉमन आ गया, तो यहां से तो p प्लस 1 बच रहा है, p प्लस 1 प्लस यहां पर np माइनस p ये बचेगा, p से ये p भी कैंसिल हो जाएगा, तो np/2 और यहां पर 1 बचा, ये np, तो 1 प्लस np। क्या प्रूफ करना था हमें, यही करना था, np/2 np प्लस 1। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 11, इफ ए बी सी आर इन AP, then prove that B plus C plus A plus B are also in AP। तो इस प्रकार क्वेश्चन में आप क्या करो कि इसे लेके चलो कि मान लो कि ये AP में है और निष्कर्ष निकालेंगे कि ABC AP में है। ठीक है, तो लेट B plus C plus A plus B are in AP। मान लो कि ये AP में है। अब अगर ये AP में है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी थर्ड माइनस सेकंड, तो C प्लस A माइनस B प्लस C विल बी इक्वल टू A प्लस B माइनस C प्लस A। C से C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ A माइनस B बचा इक्वल टू B माइनस C, b को चले जाओ, तो 2b इक्वल टू a प्लस सी। और याद करो ये कंडीशन थी ABC AP में होने की, तो दिस इंप्लाई दैट ABC आर इन AP। क्लियर, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल 12, इफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP, देन प्रूव दैट 1/b प्लस c 1/c प्लस a 1/a प्लस b आर इन AP। और दूसरा क्वेश्चन है कि a/b प्लस c b/c प्लस a c/a प्लस b आर इन AP। तो पिछले क्वेश्चन में कुछ बच्चे बोले थे कि सर अगर हम ABC AP में लेके चले तो उससे नहीं आ सकते क्या, तो भाई आ सकता है, लेकिन वहां पर आपको थिंकिंग का जो दायरा है थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा कि आपको क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करके अपने टारगेट तक पहुंचा जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन हम दोनों तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, अब इसका फर्स्ट मेथड हम यही मान के चल रहे हैं कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP, और इससे हम ये लाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर AP के हर एक टर्म में कोई एक नॉन जीरो नंबर या टर्म ऐड कर दी जाए तो भी वो AP ही रहता है। तो इन तीनों टर्म में AB प्लस BC प्लस CA ऐड कर दो, तो a स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस CA ये ऐड कर दिया हमने, b स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस CA इसमें भी ऐड कर दिया, c स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस CA ऐड करने से जो सीरीज बनी ये तीनों टर्म अभी भी AP में ही रहेंगी। पहले दो टर्म में देखो a कॉमन आ रहा है a प्लस बी और इसमें c कॉमन आ रहा है a प्लस बी, तो a प्लस सी इंटू बी प्लस सी, a प्लस बी यहां से बनेगा और यहां c कॉमन आया था a प्लस सी, तो a प्लस सी a प्लस बी इसके फैक्टर हो गए। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, a प्लस बी b प्लस सी, और इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं b प्लस सी और यहां से c स्क्वायर है ना, ये
तो बी प्लस सी आ गया, सी प्लस ए आर इन एपी, ये भी एपी में होगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई अगर आप हर टर्म को एक नॉन जीरो कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हो तो भी एपी ही रहता है। तो डिवाइड ईच टर्म बाय ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, इससे डिवाइड करें। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, ए प्लस सी तो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/b प्लस सी, कॉमा 1/c प्लस ए, कॉमा 1/a प्लस बी आर इन ए। तो बात समझ में आई कि यहां पर आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये ऐड करना था, फिर इससे डिवाइड करना था। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे जो मैं आपको बता रहा था उस तरीके से करें तो कैसे आएगा, 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी, ये एपी में है। तो सेकेंड मेथड पे अपन चल रहे हैं। मान लो कि ये एपी में है, लेट 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी आर इन एपी, इसको एपी मान लिया। तो जब ये एपी में है तो 1/c प्लस ए माइनस 1/b प्लस सी विल बी सेम एज, भाई इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको, तो 1/a प्लस बी माइनस 1/c प्लस ए। इधर का जो एलसीएम है वो आ गया c प्लस ए इंटू बी प्लस सी, और ये b प्लस सी माइनस सी प्लस, तो यहाँ b माइनस ए बचेगा खाली, क्योंकि c कैंसिल हो जाएगा। इधर जो है a प्लस बी सी प्लस ए, तो a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ c माइनस बी बचेगा, और c प्लस ए दोनों साइड से कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये b प्लस ए है, ये b माइनस ए, तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये किसकी कंडीशन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए। तो उम्मीद आपको ये सेकंड मेथड ज्यादा आसान लगा होगा, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, ये मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट छोड़ता हूँ, आप दोनों मेथड से ट्राई कर लेना, नहीं आंसर आए तो मुझे बताना, मैं इसका सोल्यूशन आपको भेजूंगा। तो इसी के साथ जो है हमारा लेक्चर नंबर 3 खत्म होता है। लेक्चर 1, 2 और 3 में, लेक्चर 1 में हमने आपको सीक्वेंस के बारे में बताया, फिर एपी के बारे में बताया कि एपी क्या होता है, उसका टीएन और एसएन का मतलब क्या होता है। लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एपी बताया और 2-4 प्रॉब्लम भी डिस्कस की। लेक्चर 1 में हम टीएन के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके थे। लेक्चर 3 हमने इसलिए बनाया ताकि हम प्रॉपर्टीज ऑफ एपी के ऊपर एक सेपरेट, एक अच्छी प्रॉब्लम्स का कलेक्शन आपको दे सकें। तो लेक्चर 3 में केवल और केवल क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को अच्छे से समझना है, सॉल्व करना है। इस टॉपिक पे एक लेक्चर अब जो नेक्स्ट आ रहा है आपका, वो है अर्थमेटिक मीन, लेक्चर नंबर 4, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन के बाद जो एपी है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद जीपी स्टार्ट होगा। थैंक यू।